न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर वैभव सक्सेना जी आपका स्वागत है। यू आर द डायरेक्टर ऑफ आर.एस. मैत्री हॉस्पिटल, जो कि गाज़ियाबाद में पुराने बस अड्डे पे पटेल नगर पे है। डॉक्टर वैभव सक्सेना, सवाल मेरा ये था, कोरोना के बाद पूरा विश्व जो है स्वास्थ्य व्यवस्था में चरमरा गई थी, भारत देश भी उससे वो अछूता नहीं था। मेरा प्रयास है सर कि इस तरह की अगर बड़ी त्रासदी कुछ आती है तो बता के नहीं आती। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है, लोग कितने जागरूक हुए सर? देखिए, ऐसा है कि जब से कोरोना आया है तो हम लोगों ने बहुत सारी परेशानियां और सभी लोगों ने, हमारे पूरे समाज ने, पूरे विश्व ने इसको झेला और बहुत मजबूती से इसका सामना किया। इसने हमें बहुत सारी लड़ाइयों के लायक आगे जो विश्व भविष्य में आने वाली हैं उसके लिए मजबूत किया। हमारे अंदर जो कमियां थी, हमारे सिस्टम में जो कमियां थी, उसको भी क्लियर किया और उसको हम लोगों ने अपग्रेड किया। और ये केवल इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड सबके लिए लागू हुआ और ये एक बहुत बड़ा लेसन और चैलेंज के रूप में वर्ल्ड के लिए आया। और हमने देखा उसके बाद से हॉस्पिटल्स का जो स्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल का जो अपग्रेडेशन है, वो काफ़ी अच्छा हो गया। सरकार की तरफ से बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हो गई। मोदी जी ने स्पेशली इसके लिए हर जगह पे ऑक्सीजन के प्लांट्स और वो सब हर हॉस्पिटल्स में काफ़ी सब्सिडाइज रेट्स पे अवेलेबल कराए। और गरीबों को जो इलाज, आपने गरीबों के लिए आयुष्मान योजना जो आई, उसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, मोर देन 50 करोड़ लोग उसमें इन्वॉल्व हुए, उससे इंगेज हुए। और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी है कि मैंने ही सबसे पहले जो पहला किडनी का प्रत्यारोपण आयुष्मान की योजना के अंतर्गत सितंबर में यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में किया था। वो हमारी ही टीम ने किया था और ये बहुत ही सक्सेसफुल था। वो भी एक मुस्लिम बहन थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, उसकी माँ ने उसको किडनी दी और वो सक्सेसफुली अब अपना लाइफ जी रही है। तो सिमिलरली बहुत सारे अदर ऑपरेशंस भी हम लोग आयुष्मान के यहाँ पे और यशोदा में कर रहे हैं। यूरोलॉजी के सारे स्टोन की सर्जरीज, कैंसर की बड़ी बड़ी सर्जरीज, देन किडनी का ट्रांसप्लांटेशन मैंने आपको बताया ही। और इसके अलावा हमारी वाइफ हैं डॉक्टर नंदनी, वो यहाँ की को डायरेक्टर हैं। तो वो जो है प्लास्टिक सर्जन है। वो जटिल ऑपरेशन, हाथों को जोड़ने का, हाथ जैसे कट जाए पूरा या उंगलियां कट जाएं, पैरों में सूजन हो, उसके लिए ऑपरेशन, जो जटिल ऑपरेशन होते हैं लंबे, उनको वो अंजाम देती हैं। और चेहरे का कैंसर है या उसमें कभी पूरा नया बनाना है चेहरा, वो सब ऑपरेशन। अच्छा, पूरा नया चेहरा को? जी, जैसे जबड़े का कैंसर है, यस, उसको हटा दिया गया, फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है पूरा। तो जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या हड्डियों एक्सीडेंट हो गया उसके बाद, तो इस तरह की सारी सुविधाएं यहाँ पे आर.एस. मैत्री हॉस्पिटल में उपलब्ध है। प्लास्टिक और यूरोलॉजी का वन रूफ हमारा टारगेट है कि प्लास्टिक सर्जरी और यूरोलॉजी का कंप्लीट संपूर्ण समाधान यहाँ पे हो जाए। सर, यूट्यूब एक ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं पे भी लोग देख सकते हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे विदेश हो, कहीं पे भी। सवाल मेरा है सर, जैसे कि आपने कहा कोरोना के बाद आयुष्मान कार्ड काफ़ी अच्छा लोगों के लिए एक मददगार साबित हो रहा है। बस सर 10 मिनट आप कॉल लेंगे डॉक्टर साहब, तो क्या उसमें और भी अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है आयुष्मान कार्ड के प्रयोग में? नहीं, आयुष्मान कार्ड का देखिए, जहाँ पे अब जैसे हम लोग अस्पताल है, यशोदा अस्पताल है, तो यहाँ पे तो हम लोग पारदर्शिता के माध्यम से ही उसको यूज़ करते हैं। और पेशेंट्स भी सारे जो होते हैं वो उसके लिए जो तैयार है या जो उसके लिए एलिजिबल है, वही कैंडिडेट्स होते हैं। ये मोदी जी का प्रयास ही अच्छा है ना सर? मोदी जी का ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा प्रयास है। और मैंने मध्य प्रदेश में भी, आपको जान के हैरानी होगी कि पहला किडनी ट्रांसप्लांट आयुष्मान के तहत हम ही ने किया। यस, मैं सर, आपका नाम बहुत अच्छा, तो सम्मान से देखते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि जो ये लोअर तबका है, उनको आयुष्मान स्कीम से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और काफ़ी लोगों ने को इसने हेल्प पहुँचाई है। सर, दूसरा सवाल मेरा था कि जिस हिसाब से कोरोना त्रासदी को भारत ने झेला, आपको लगता नहीं, मैं यूरोलॉजी पे और उस पर मैं आऊँगा सर, पूरे देश में सर डायबिटीज़ के मरीज बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। जिस तरह से पोलियो का उन्मूलन हुआ, क्या ऐसा बड़ा प्रयास होना चाहिए कि भारत देश से डायबिटीज़ की संख्या कम हो, बढ़ती जा रही है? देखिए, जब भी कोई भी सोसाइटी डेवलप होती है, डायबिटीज़ जो है एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। और अभी तक इंडिया में ये था कि भारतवर्ष में पहले तो जो पर कैपिटा इनकम थी वो कम थी, तो खाने पीना भी कम था अवेलेबल।
अब लोग जागरूक हुए हैं अपनी हेल्थ के लिए, वो चेक कराते हैं, टेस्ट कराते हैं अपने। तो इस वजह से जो आइसबर्ग, जो पहले ऐसा नहीं था, बीमार डायबिटीज़ के पेशेंट कम थे, बट वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाते थे, वो पता ही नहीं चल पाते थे। अब लोगों के टेस्ट आसानी से अवेलेबल हो गए हैं तो पता चल जाते हैं, लोग ध्यान रखते हैं अपनी शुगर का। तो ये एक तरह से बहुत बड़े प्रॉब्लम के रूप में इंडिया में आ रही है, जो कि जागरूकता है इसके लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं कि लोग अब उसका ध्यान रख रहे हैं, उसके इलाज करा रहे हैं, उसकी बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हो गई हैं, और डायबिटीज़ का के लिए कंट्रोल प्रोग्राम ऑलरेडी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ चला रही है, इसके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, और आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल होगा लॉन्ग टर्म में कि डायबिटीज़ कंट्रोल और लाइफस्टाइल चेंज से इसको कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन सर समाप्त होना चाहिए ना, क्योंकि एक मैं चाहूँगा डॉक्टर वैभव आपकी तरफ से ये बात हो जाए कि डायबिटीज़ को कम करने के लिए ऐसा बड़ा क्या लाइफ स्टाइल में बदलाव हो कि डायबिटीज़ कम हो, देखिए और उसका बड़ा इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है? डायबिटीज़ का जो रिवर्सिबल स्टेज है, प्री डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, जी जी, जिसमें कि शुगर को आप रिवर्ट कर सकते हैं, उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है आपकी अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट। अगर आपने डाइट पे ही कंट्रोल नहीं है तो फिर आप कितनी भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे, शुगर आपकी कंट्रोल नहीं हो सकती है। और तीसरे नंबर पे आती हैं मेडिसिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले डाइट, सेकंड नंबर पे एक्टिविटी, और तीसरे नंबर पे आपकी दवाएं। दवाएं 2 फॉर्म में होती हैं, या तो खाने की दवाएं होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शुगर, जिनके बॉडी में इंसुलिन जरा भी नहीं बनता है, तो उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। सर एक सवाल था, इससे लोग इसको बहुत अमूमन नॉर्मल समझते हैं कि डायबिटीज़ है, हम दवा लेते रहेंगे, हम जीवनचर्या चलती रहेगी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं? जहाँ तक मैं सुना हूँ कि किडनी में बहुत ज़्यादा होता है। जी जी, जो बॉडी का कोई भी पार्ट है, चाहे वो हम कह सकते हैं कि बाल से लेके और खाल तक, अगर आम भाषा में बोले तो हेयर की क्वालिटी से लेके और पैरों में इन्फेक्शन, नाखूनों का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, स्किन का सड़ना, उंगलियों का गलना, किडनीज में पस पड़ जाना या किडनीज का खराब हो जाना, आईज में विजन का लॉस, रेटिना पे असर, देन हार्ट की नसों में खून जम जाना, थक्का जम जाना, ठीक है, और नसों में, नर्व्स में इफेक्ट, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन और यूरिन की प्रॉब्लम होना, बॉडी में तरह तरह के इन्फेक्शन, ये इतने बड़े इफेक्ट हैं। हाँ, तो चारों तरफ। तो ये ऑल एक तरह से हर चीज़ को इन्वॉल्व, हर अंग को, बॉडी के लगभग सारे अंगों को इन्वॉल्व कर देती है। तो हमें उससे कम से कम बचाव रखना है, लाइफ स्टाइल बदलेगा तभी जाके हमारे ऑर्गन्स सेफ रहेंगे। सर एक सवाल और भी था, एक समय था इसी भारत देश में सर हमारे दादा परदादा या और भी लोग, उसके हम पीछे जाएं तो 80 साल 90 साल तक जीते थे, वही आबो हवा, वही सब कुछ। तो अब सर नॉर्मल जो हमारी एज है कम कैसे हो गई, कहाँ पे अव्यवस्थाएं आ गई? नहीं, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो देखिए बढ़ी है। आज से 30 साल पहले जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया की, इट वाज लेस देन 65 ईयर्स, 65 साल से कम। लेकिन अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इट इज़ मोर देन 70 ईयर्स, तो जो कि एक अच्छा पार्ट है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये एक अलग बात है कि जो हमारा अर्बनाइजेशन या शहरीकरण हुआ है गाँव का, उससे जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जीवन का परिवेश है, जीवन जीने का तरीका है, वो बदला है। अब आप छोटे से काम के लिए भी गाड़ी उठा के तुरंत चल देते हैं। हाँ, मेहनत नहीं करते लोग। हाँ, मेहनत, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। हालांकि आप अपना समय बचाने के लिए क्विकर वेज, आसान तरीके या तेज तरीके ढूंढते हैं। सिमिलरली पहले अगर जो काम पैदल जाके आप करते थे, वो चीज़ अब आप गाड़ी से करते हैं। तो लोगों को पैदल चलना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। पैदल अभी भी चलना चाहिए, और पर्यावरण को बचाने के लिए भी पैदल और साइकिल का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। सर एक मैं सवाल ये था, ये सब व्यवस्थाएं मेडिकल साइंस कर रही है, लेकिन क्या सरकार को भी इसमें भागीदारी लेनी चाहिए? जैसे कि NGT हुआ, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हुआ, या और बहुत सारी, जैसा किसी ने मुझे कहा कि 15 सिगरेट पीने से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि वो वर्तमान में जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो प्रदूषण है। वही मैं बता रहा था कि जितनी गाड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। तो इसीलिए मैंने इसको फोकस किया है कि जो आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, छोटे दूरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। ये इसीलिए वहाँ कहा जाता है क्योंकि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और नॉट ओनली एयर पॉल्यूशन, और उसके अलावा भी केमिकल पॉल्यूशन होता है, केमिकल है, वॉइस पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर एक सवाल और था, ये हमारी टीम की तरफ से था कि सर आप इस प्रोफेशन में क्यों आए, डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया? अब देखिए, ऐसा है कि जब छोटे थे तब तो हमें
पढ़ाई में तो तेज ही थे। जी तो जी। इंजीनियरिंग में भी हमारा हो गया था, उसमें भी मैथ्स में भी अच्छे थे, ओके। बायोलॉजी में भी अच्छे थे। फादर डॉक्टर थे। हम्म। तो धीरे धीरे थोड़ा सा हमें भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि डॉक्टर बनना ये जो है चाहिए, इससे फादर थे इसके लिए। आपकी एक तो होता है सोर्स ऑफ इनकम, जी जी। एक दूसरा होता है कि किसी का कल्याण भी होता है। कल्याण करना। तो जो गुडविल ऑफ द पर्सन है, जो आदमी आपसे सही होकर जाता है, वो आपको वो बहुत दुआएं और वो देके जाता है। जी जी। और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने उसको ठीक करके भेजा। इस प्रोफेशन में तो ये जो नोवेलिटी है, इस हाँ। वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर सर्जरी में इंटरेस्ट था, तो इस वजह से हमने सर्जिकल ब्रांच और फिर किडनी से रिलेटेड सर एडवांस सर्जरीज उस तरफ हमारा इंटरेस्ट हो गया। ओके। तो सर आप MBBS वगैरह बनारस BHU यूनिवर्सिटी से किया मैंने आपने? कानपुर से GSVM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, और MS जनरल सर्जरी में BHU वाराणसी से किया है। 2007 में कंप्लीट हुआ था मेरा। और MCH यूरोलॉजी मैंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से प्रीमियर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से किया है। 2011 में क्लियर किया था हमने। तो अभी मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस 20 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया जी, सर। जी। तो सर जब आपने RS मैत्री अस्पताल का स्थापना किया, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, जो कि गाजियाबाद में है? देखिए, यहाँ पे इस पूरे एरिया में वेस्टर्न यूपी में ही इस तरह के यूरो और प्लास्टिक के जो सुपर नहीं है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो कम थे। हाँ। और उसका बहुत अच्छी जो उसकी उपचार था वो उपलब्ध नहीं था। हमारे पास मैडम के पास भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस ऐसे आए जो कि हमें जाके करे कई जगह पे। तो वो बेचारे गंगाराम और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में घूमते रहे, फिर वहाँ से लौट के आए, फिर हमने ऑपरेशन किया और फिर वो सही हुए, सक्सेसफुल हुए। तो हमें लगा कि इस तरह की सुविधाएं अगर हमारे शहर में उपलब्ध हो तो काफ़ी मरीजों को इसकी लाभ मिल इसका सकता लाभ है, मिल सकता है। दूर दराज। तो ये हमारा उद्देश्य था। सेकंड था कि अफोर्डेबल कॉस्ट। अफोर्डेबल। कई बार मरीज बड़े अस्पतालों में या दिल्ली में या कहीं बाहर चला जाता है और वो घूमता रहता है, उसे पता भी नहीं होता है कि किस चीज़ का इलाज होना है और क्या ऑपरेशन होना है या क्या ट्रीटमेंट होना है। तो उनको एक सही रास्ता दिखाना भी एक हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए ये भी हमारा एक मेन उद्देश्य था कि पेशेंट को अफोर्डेबल कॉस्ट, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए। सर कितने वर्ष हो गए इसको रन करते हुए अस्पताल? हमें ये अस्पताल हमने 21 अगस्त 2020 में अपने फादर की बर्थडे पे अच्छा पे स्टार्ट किया था। और अब इसको मोर देन 3 इयर्स होने वाले 3 इयर्स होने वाले हैं। तो 3.5 साल के आसपास। नहीं सर, मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत किया तो जी, ये ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और लोग बहुत सेटिस्फाई हैं यहाँ के ट्रीटमेंट से। सर एक सवाल था, यूरोलॉजी सर जिसके आप उसके विशेषज्ञ हैं, अमूमन आम भाषा में लोग जो है उसको ज़्यादा परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्या एक इंसान में क्यों आती है सर? और मेरे ख्याल से यूरोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है, बहुत सारी बीमारियों को दूर भी करती है और बहुत सारी बीमारियों को जड़ भी है सर। नहीं देखिए, ऐसा थोड़ा सा एक आम भाषा में दर्शक के लिए। एक फॉर आम आदमी के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि मूत्र रोग विभाग या गुर्दा रोग विभाग, जी सर, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो सर्जिकल पार्ट होता है, हाँ। जैसे हमें यूरोलॉजिस्ट, Yes. तो हमारा काम होता है इसके सर्जिकल और पार्ट करना मेडिकल के अलावा। यस। और एक होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, वो Yes. इसका मेडिकल पार्ट मैनेज करते हैं। मान लीजिए किसी की डायलिसिस हो रही है, किडनी फेल हो रही है, लेकिन अगर किडनी बदलने का काम है तो वो काम मैं करूँगा। तो किडनी में जैसे जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपने अभी बताया खान पान के तरीके बदलना है, बीमारियां बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है, उससे किडनी के फेल होने की चांसेस, किडनी में स्टोन बनने के चांसेस, किडनी में कैंसर, स्टोन तो बहुत बन रहा है सर हर घर में। किडनी के कैंसर, पेशाब में खून आना, ब्लैडर पेशाब की थैली का कैंसर, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। और साथ में टेस्ट भी अब सारे होने लगे, पेट CT और एडवांस टेस्ट भी होने लगे। तो लोग खुद ही कॉन्शियस हो गए, वो अपना करा के, और उसका डिटेक्शन बढ़ गया है। साथ ही साथ इसके अलावा पेशाब में इन्फेक्शन, पेशाब में रूटीन इन्फेक्शन शुगर के पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, उसकी वजह से या स्टोन की वजह से, तो इस तरह की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे जो यूरोलॉजी का जो मेन वो है, वो स्टोन, किडनी या यूरिनरी ब्लैडर, इनका स्टोन, इनके ट्यूमर्स, प्रोस्टेट का कैंसर, देन किडनी का कैंसर, इन सब की सर्जरीज, या किडनी का प्रत्यारोपण, देन उनकी रोबोटिक सर्जरी। मैं रोबोटिक सर्जरी का भी एक्सपर्ट हूँ। तो हमारा यशोदा गोस्वामी में डाविंची का रोबोट है, जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं और इससे हम बड़े बड़े एडवांस कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट ये सब सर्जरीज करते हैं। तो वो सब उसके विशेषज्ञ हैं और बखूबी आप करते आ रहे हैं जी। आई थिंक 20 ईयर्स जी। ओके। अच्छा सर, बस सर 1 मिनट और आपका डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि डायबिटीज के लिए लाइफ स्टाइल बदलो, किसी का किडनी प्रत्यारोपण ना करना पड़े, किडनी उसकी स्वस्थ रहे, उसके लिए 1-2
मंत्र सर? देखिए, जैसे एक तो पहली चीज़ की एडिक्वेट मात्रा में पानी पिए, ना Yes. बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। एडिक्वेट मात्रा हम सर्दियों में मानेंगे 2.5 से 2.5 लीटर के आसपास, और गर्मियों में 500 ml ज़्यादा। अगर किडनीज नॉर्मल है तो इतना पानी एक नॉर्मल आदमी को पीना चाहिए आदमी को। इससे दो फायदे, एक तो किडनी स्वस्थ रहेंगी, सेकंड यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और स्टोन फॉर्मेशन का, किडनी में स्टोन बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ये हर आदमी के पहुंच में है सर, पानी पी सकता है। दूसरा एक बहुत ही कॉमन आम भाषा में अगर हम बोले कि 5 कलर की सब्जियां आपकी थाली में होनी चाहिए, आपकी डाइट में। अच्छा। डेली अगर आप खाना खाते हैं तो एक रेड कलर का होना चाहिए, ग्रीन कलर का। अगर आप ये टारगेट रखते हैं कि 5 कलर की सब्जी आपके हाथ डाइट में है, तो अब सारे ही मिनरल्स, विटामिन और पोषक तत्व ले रहे हैं तो फिर आपको बीमारियां, किडनी की बीमारियां या अदर बीमारियां भी होने के चांसेस कम होते हैं। उसमें जो फैट का कंटेंट है, चर्बी का कंटेंट है, वो लिमिटेड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैट की चीज़ें या बहुत फास्ट फूड, ये सब अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज या रेड मीट से स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, तो नॉनवेज को या रेड मीट को, स्पेशली रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जैसे टॉयलेट प्रैक्टिसेस है, यूरिन साफ सही जगहों पे करें। हमारे यहाँ सरकार ने भी और मोदी जी ने भी इसको बहुत प्रमोट किया है, आप जानते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि उससे भी इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। आपकी पर्सनल हाइजीन साफ रहेगी, साफ रहेगा तो इन्फेक्शन और रोगों की रोकथाम होती है। तो ये मुख्य तरीके हैं जिससे कि आप बचाव हो सकता है, या उससे संबंधित रोगों से बचाव किया जा सकता है। सर एक जो आर एस मैत्री जो फेमस है सर, जिसके लिए जाना जाता है, सर्जरी के लिए आपने बोला, थोड़ा सा उस पर विस्तार से बता दें, जिससे दूर दराज के लोग जान पाएं और वो आपसे संपर्क कर पाएं। सर जी देखिए, हमारे यहाँ सबसे एडवांस सियाम, सबसे एडवांस कैमरा, लेप्रोस्कोपिक कैमरा, सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप, जिससे कि महीन से महीन रक्त की कोशिकाओं को जोड़ा जा सके प्लास्टिक सर्जरी से, नसों को। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे यहाँ आईसीयू की भी सुविधा है। तो जो सर्जिकल पेशेंट्स हैं, जैसे किसी का हाथ अलग हो गया, किडनी में स्टोन है बहुत, अभी कल ही हमने 5.5 सेंटीमीटर का किडनी स्टोन दूरबीन के द्वारा किया, जिसमें कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ, और पेशेंट आज जाने के लिए तैयार है। पेशेंट को बेसिकली फालिज भी मारा हुआ था, तो उसका स्टोन, उसका ऑपरेशन काफ़ी जटिल था, खून की पतली करने की दवाई भी ले रहा था, तो बट सब कुछ अच्छा हुआ और आज वो छुट्टी के लिए तैयार है। तो इस तरह की जो एडवांस सर्जरीज हैं, लेज़र सर्जरीज हैं, दूरबीन की सर्जरीज हैं, या माइक्रोस्कोपिक ऑपरेशन है, दोनों के, यूरोलॉजी की भी और प्लास्टिक सर्जरी के भी। डॉक्टर नंदनी, जो कि एक बहुत वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन है मेरी भाई, आपकी पत्नी भी है? जी, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, प्लास्टिक सर्जरी में। और उनके पास दूर दूर से हाथ को जुड़वाने के लिए उंगलियां कट के, उसके बाद उसको, जैसे किसी को चोट लगी, अलग हो गया हाथ या उंगली अलग हो गई, या कैंसर के बाद पूरा फेस डिफॉर्म हो गया ऑपरेशन के बाद, तो वो सब रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए बहुत लोग आते हैं दूर दूर से। तो ये मेनली उनका, हमारा जो मेन फील्ड है वो ये यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी का ही है। हमारे जो किडनी ट्रांसप्लांट्स हैं वो हम यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी में करते हैं, और रोबोटिक सर्जरीज भी हम वहीं करते हैं। राइट सर, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक अंतिम सवाल सर, क्या गाजियाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए? प्राइवेट हैं जिसे निम्न और मध्यम वर्ग के लोग पढ़ लें? सरकारी हम लोग तो सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के ही ट्रेंड लोग हैं। तो हम हमेशा पर्सनली मानते हैं कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छी गवर्नेंस की पहचान होती है। अगर अच्छी गवर्नेंस है तो अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। और ये एक समय की दरकार भी है कि दिल्ली एनसीआर में, स्पेशली गाजियाबाद, जो कि सबसे पुराना शहर है और एक बड़ा शहर है, और भी बड़ा होता जा रहा है समय के साथ, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? वो सारी व्यवस्थाओं को अच्छी तरह कर रहे हैं। मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और उनकी एक होता है कि करना और करने में और कथनी में, उनके कथनी करनी दोनों सेम है। उनकी सबसे बड़ी चीज़ है, जब से उन्होंने काम संभाला 2014 से ही, मैंने वो चेंज देखा है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस का और हमारा डेवलपमेंट का भी टाइम था। तो जिस तरह से उन्होंने सारे गरीबों की हेल्थ, नॉट ओनली इन हेल्थ सिस्टम, हर जगह पे सेवा की है, और उसका फ़ायदा अंतिम आदमी तक, जो टारगेट है उसको पहुंच रहा है, केवल किताबों में नहीं। इस चीज़ के हम लोग साक्षात गवाएंगे। हमने इतने पेशेंट ऑपरेट किए हैं आयुष्मान के, और सब सही होके जा रहे हैं, अच्छे होके जा रहे हैं। ये चीज़ हमने बहुत बड़ा चेंज देखा है पिछले 10 साल में, जो कि इससे पहले नहीं था। वो पेशेंट बेचारा परेशान होता रहता था, दिल्ली में एम्स के धक्के खा रहा है, कहीं बड़े बड़े अस्पतालों के धक्के खा रहा है, या प्राइवेट में जाके इलाज करा रहा है।
अब हॉस्पिटल को भी इसका एक बेसिक प्रॉफिट मिल रहा है और पेशेंट को भी उसका पूरा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि मोदी जी ने कर दिया, जो कि मोदी जी ने करके दिखाया और बहुत सक्सेसफुली करके दिखाया है। सेकंड जो आई थिंक कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उन्होंने रोड्स का डेवलपमेंट है और जो कम्युनिकेशन, रेलवे ट्रैक्स, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो कि इंडिया को भारतवर्ष को बहुत आगे ले जाएगा आगे आने वाले समय में। मैं जब मानता हूँ कि और साथ ही साथ जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी तो रोजगार के ऑप्शंस भी और अवेलेबल हुए हैं और आगे और अवेलेबल होंगे। 24 में मोदी जी आ रहे हैं, हमारा तो पूरा सपोर्ट है, आएंगे भी। और सर क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन बनना चाहिए और ये बहुत ही समय की ज़रूरत है। थैंक यू सर। एक अंतिम सवाल सर, योगी आदित्यनाथ प्रदेश को लेके बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं, उनके लिए कुछ 2 शब्द सर योगी जी के लिए? आई थिंक सेकंड जो इंजन है वो और भी दमदार होगा। योगी जी सब लोग वही चाहते हैं, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा कर दिया उत्तर प्रदेश में। डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम बहुत अंतर आ गया है। इवन बिजली सर इम्पॉसिबल चीज़ था। हाँ, बिजली का और काफ़ी अंतर आया है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अंतर आया है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सुशासन से अपने हर चीज़ को कंट्रोल किया है और बिना किसी आपाधापी या मारकाट। राइट सर। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर। जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या अपील करना चाहेंगे सब लोग दिवाली मनाएं? 100% हम तो मनाएंगे और हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप 5 घी के दिए जरूर जलाएं अपने घर पे। और रामलला हमारे आने वाले हैं तो उनका पूरे मन से स्वागत है। डॉक्टर वैभव सक्सेना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।